Like, share, subscribe, and hit the bell icon. ये कहानी है एक क्रांतिकारी प्रगतिशील विचारधारा के नेता की, जिसने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और आर्टिकल 370 का विरोध उसके बनते ही किया। अपनी इसी क्रांतिकारी विचारधारा और आर्टिकल 370 के विरोध के चलते वो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और देश के प्रधानमंत्री को खटकने लगा था। इसी के चलते जब वो भारत से कश्मीर की यात्रा के लिए निकला, जिसका उद्देश्य आर्टिकल 370 को खत्म करना था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक सोची समझी साजिश के तहत, जिसमें भारत और कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री का भी समन्वय था, उसे वहीं कश्मीर में बंद कर दिया जाता है तथा उसे वो इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसे एलर्जी होती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। परंतु उसकी इस हत्या को दुनिया के लिए दिल का दौरा घोषित कर दिया जाता है। साजिश की इंतहा ये भी थी कि उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया जाता है और लाश को सीधे उसके निवास दिल्ली के बजाय गांव भेज दिया जाता है। हेलो मिस्टर मथाई। जी कौन? मैं कश्मीर से डॉक्टर अली बोल रहा हूँ। जी कहिए, कैसे याद किया डॉक्टर साहब? जी मुझे पूछना था उसके बारे में, आपके पास आगे के लिए कोई ऑर्डर्स है? असल में उसकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है। जी फिलहाल तो उसे बंगले में ही रखने के ऑर्डर्स हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, किसी भी अस्पताल या किसी भी निजी डॉक्टर को दिखाने के लिए मना किया गया है। जैसे भी हो आप ही उसका इलाज कीजिए। पिछले 2-3 दिनों से वो सीने में दर्द की शिकायत कर रहा है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है। ऐसे में मेरे लिए उसकी तबीयत को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे प्राइम मिनिस्टर का प्लान और आगे बढ़ गया है। वो कुछ दिन और यूरोप की यात्रा पर ही रहेंगे। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लेते हैं। अगर वो हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो वैसे भी आपको वापस बुलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये कौन सा इंजेक्शन दिया है मुझे? मेरे सीने में तेज जलन हो रही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन। गुड, वेल डन। अब आप चाहें तो मीडिया को इसकी सूचना दे सकते हैं। लेट मी स्पीक टू मिस्टर पीएम फर्स्ट। ये कहानी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। अभी अभी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। वे करीब 1 महीने पहले धारा 370 के विरोध में कश्मीर यात्रा पर निकले थे, जहां शेख अब्दुल्लाह सरकार ने उन्हें नजरबंद कर लिया था। सरकार ने आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी। इसके असली हीरो का नाम जानते हो? कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओह अच्छा। नेहरू ने बड़ी ही चालाकी से शेख अब्दुल्लाह का इस्तेमाल करके तेजी से उभरते हुए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटवा दिया। क्या बात करते हो? ये कहानी तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। जी हाँ, असल में पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार और नेहरू लियाकत के बीच हुए पैक्ट से विरोध के चलते मुखर्जी ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और जनसंघ की स्थापना कर दी थी। मुखर्जी के बढ़ते कद और लोकप्रियता से क्षुब्ध नेहरू ने ऐसा जाल बिछाया जिनसे उनका कांटा भी निकल गया और आगे कश्मीर का मसला भी बड़ी ही आसानी से नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया। कैसे? आखिर नेहरू की क्या भूमिका थी इसमें? कश्मीर में हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। वहां की सरकार पूरी तरह से अराजकता पर उतर आई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। 1952 में डॉक्टर मुखर्जी की मौत से करीब 1 साल पहले जम्मू कश्मीर से पंडित प्रेमनाथ डोगरा नाम का एक आदमी, जो वहां की प्रजा परिषद पार्टी का फाउंडर मेंबर था, वो आकर मुखर्जी से मिलता है और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हिंदुओं के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के संबंध में
कुछ एक्शन लेने को कहता है। हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ ये कश्मीर सरकार बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत हिंदू प्रजा के लिए कुछ करें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का कुछ हल निकालें। और कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर मुखर्जी इस मुद्दे को संसद में उठाते हैं। हमारे ही देश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ कश्मीर में जो व्यवहार हो रहा है वो सरासर गलत और अमान्य है। एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इसको तुरंत समाप्त करो और आर्टिकल 370 को भी खत्म करो। साथ ही वे इस मुद्दे को लेकर मीटिंग और रैलियां करने लगते हैं और जल्द ही ये घोषणा कर देते हैं कि वे जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे। एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और इसी के साथ वे अपने कुछ साथियों के साथ पंजाब के माधोपुर से जम्मू कश्मीर के लिए बढ़ने लगे। नेहरू, जो कुछ ही दिनों में लंदन की महारानी एलिजाबेथ के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, उन्होंने मुखर्जी के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रच दिया जिससे मुखर्जी पूरी तरह से अनजान थे। ये मुखर्जी तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना ना कश्मीर में तुम बचोगे ना दिल्ली में हम। तो क्या करें? कश्मीर का नियम कब काम आएगा, उसी का सदुपयोग करते हैं। नमस्ते दीदी। आप क्या 370 के मुद्दे को लेकर और आगे बढ़ने वाले हैं? मेरा मतलब है कश्मीर की तरफ जाने का इरादा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। जब तक कश्मीर में भारतीय तिरंगा नहीं फहरा लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतना भावुक होना अच्छी बात नहीं। आप उन्हें नहीं जानते। मुझे तो खुशी होगी भारत का झंडा कश्मीर में देखकर, मगर आप वहाँ से सुरक्षित लौट आएंगे इसकी मुझे आशंका है। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए दीदी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। सर, मैंने परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन भेज दिया है। ओह, ठीक है दीदी, समझ लो काम हो ही गया। चलिए ईश्वर करे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। दरअसल सुचेता कृपलानी, जो नेहरू के चरित्र से बाखूबी परिचित थीं, उन्होंने मुखर्जी को आगाह किया था कि उनके साथ कोई साजिश हो सकती है, मगर मुखर्जी उनका इशारा समझ नहीं पाए। हाँ, मगर उस वक्त ये नियम था कि जम्मू कश्मीर सरकार के परमिशन के बगैर आप वहाँ नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री को भी जम्मू कश्मीर के पीएम से अनुमति लेनी होती थी। मुखर्जी की हत्या करने में भी इसी नियम का सहारा लिया गया। सर, आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। अपने ही देश में जाने के लिए हमें परमिशन की क्या जरूरत? चलो ऐसे ही चलते हैं। रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। मगर क्यों? हमें ऑर्डर्स मिले हैं। शांति सुरक्षा बहाली के नजरिए से हमें आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। सो वी हैव टू अरेस्ट यू। इस तरह मुखर्जी आसानी से नेहरू के बिछाए जाल में फंस चुके थे और उसके कुछ दिनों बाद ही, मतलब डॉक्टर मुखर्जी के अरेस्ट होने के करीब 10 दिनों के बाद ही, अपने सहयोगियों के साथ जम्मू कश्मीर जाते हैं। उसको कहाँ रखा है? आज ही सेंट्रल जेल से निकालकर एक बंगले में भिजवा दिया है। हाँ, 370 पर जब तक शांति नहीं हो जाती तब तक थोड़ा संभालना होगा। वो बीमार ज्यादा है, मगर हाँ तो अभी संभालो। उसके साथ इस वक्त अगर कुछ होता है तो हम पर ही उंगलियां उठेंगी। अखबार में पहले से ही 50 तरह की बातें आ रही हैं। मैंने बोला था आपसे, एक स्टेटमेंट उसकी तरफ से जारी करवाइए। हाँ, बोल दिया है कि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ही उन्हें निषाद बंगलों में रखा गया है।
ताकि उन्हें पूरी तरह से आराम मिल सके। गुड। मैं लंदन के लिए निकल रहा हूं। आप आजाद साहब से आगे की योजना समझकर काम करेंगे, क्योंकि मेरे ना रहने पर वे ही भारत के एक्टिंग पीएम के रूप में काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। शेख साहब, आपके मेहमान को दिल्ली वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं। अरे, अब वो बीमार और ज्यादा जिएगा तो कल को आपके हाथ से कश्मीर और हमारे हाथ से दिल्ली निकल जाएगा। ओह अच्छा, इतनी आसानी से कश्मीर कहीं नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहें। खबर है 1-2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट से उसे बेल मिलने वाली है। फिर तो किसी भी सूरत में छोड़ना होगा उसे। इसलिए हाई कमांड भी यही चाहते हैं। मगर वो तो काहिरा में है ना? हाँ, उनके आने से पहले ही ये डिसीजन लेना है आपको। ओके, नॉट टू वरी। जनाब, ये देखिए, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, उसके हर हर्फ से मिलती जुलती लिखावट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप चिंता ना करें, जब तक लिखावट पूरी तरह से एकसार नहीं होगी मैं कोशिश करता रहूंगा। इसी फर्जी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक लेटर डॉक्टर मुखर्जी की मौत के ठीक 1 दिन पहले उनके घर भेजा गया, जिसमें वे अपनी बेटी की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं यहाँ निषाद बंगले में आराम से रुका हुआ हूँ और पूरी तरह से ठीक हूँ। अभी कुछ दिन और यहाँ के मौसम और ताज़ी हवा का आनंद लूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। तुम सब अपना ध्यान रखना। जबकि मुखर्जी, जो बेहद ही कमजोर और दुर्बल हो गए थे, उन्हें शहर से 10 किलोमीटर दूर एक सरकारी जच्चा बच्चा वार्ड में मौत से 2 दिन पहले भर्ती करवा दिया गया। मैं इससे ज्यादा और नहीं चल सकता, मेरी सांसें फूल रही हैं। और ये मैटरनिटी वार्ड, ईश्वर आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मुखर्जी की लगातार गिरती तबीयत के बावजूद उन्हें जानबूझकर एक सरकारी जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के नाम पर ना कोई सुविधा थी, ना किसी तरह का इंतजाम। उनका इलाज करने वाली नर्स ने खुद ये बात स्वीकार की है। ये जानते हुए भी कि उन्हें स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन से एलर्जी है, डॉक्टर अली के कहने पर उन्हें ये इंजेक्शन दिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, उनकी मौत की जानकारी भी करीब 4 से 6 घंटे बाद दी गई। डॉक्टर मुखर्जी की मौत पर नेहरू ने एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि डॉक्टर मुखर्जी की मां ने अपने बेटे की मौत की ठीक से जांच करवाने और शेख अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ हत्या की साजिश का पता करवाने के लिए नेहरू को कई पत्र लिखे। लेकिन नेहरू ने जांच तो क्या, मुखर्जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना भी जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर मुखर्जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली न लाकर जम्मू से सीधे बंगाल के उनके पैतृक घर भिजवा दिया गया। मगर उनकी मौत के करीब 66 सालों के बाद 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और कश्मीर दिवस के रूप में इस दिन को चुना गया, क्योंकि इसी तारीख को इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ये नारा सुनकर उस हीरो की याद फिर आ गई। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। उनके बलिदान ने अखंड भारत के उनके सपने को आज भी जीवित रखा हुआ है, जो एक न एक दिन जरूर पूरा होगा।